गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। हाँ। हाँ, तो आप लोगों ने ये बताओ, होमवर्क पे करा कुछ पोर्टल पर स्कूल के? यस सर। किसने किसने किया? सर हमने किया। नाम बताओ नेमिका। सर हम कोमल आपने है? तो कोमल ने कौन। किया है। ठीक है, कोमल ने तो, लेकिन हम ढूंढ रहे थे उसमें तो मिला नहीं हमें। सर हमने डाला तो था। कौन सी तारीख वाला करा था? सर परसों का भी था और पहले का थोड़ा सा था। 8 क्वेश्चन तो थे इस एक में। तो कॉपी पे कर करके फोटो भेजी थी आपने? यस सर। अच्छा, हम देख रहे थे तो मिला नहीं मेरे को, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है। अच्छा, और बाकी लोगों ने? मानसी, स्वाति, नेमिका, यस सर। आप लोगों ने सर नहीं करा एसएसटी का वो? हमने नहीं डाला है। क्यों नहीं करा? सर आज हैं? डाल देंगे। तो साढ़े 3 दिन का काम एक ज़्यादा नहीं हो जाएगा फिर? वो काम सर आप हमने लोग जो नहीं। डाला था वो मिला नहीं था क्या। हाँ, कल देख रहे थे तो नहीं मिला था मैं, तो एक बार फिर से सर देख हमने लेना आज कर। फिर डाला था। आज वाला तो नहीं देखा, कल हम चेक कर रहे थे तो नहीं मिला था हमें। तो सर शायद गया ना हो, या कुछ ऐसा हो सकता है। ठीक है। यस सर। हाँ, बोलिए, क्या कह रहे हो? सर उसमें जो डाला हमने होमवर्क तो किया था, लेकिन उसमें कुछ फोटो खींचने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा था। फोटो खींच करके भेजने का ऑप्शंस नहीं आ रहा था? नो सर। अच्छा, मैथ वगैरह का किया था आपने? सर मैथ का किया था, उसमें हो गया था। तो वो कैसे किया था? सर उसमें ऑप्शन नहीं था। सर नहीं तो मैथ वाला क्या ऑप्शंस वाला था? नो सर। तो फिर तो मैथ सर का हम कैसे अभी आ बता गया? रहे हमने कैसे किया था। तो मैथ वाला शो अगर कर रहा है तो मेरा वाला क्यों नहीं कर रहा है? सर उसमें फोटो खींचने का कोई ऑप्शन ही नहीं आता है। अच्छा, और मैथ का कैसे किया था? सर मैथ वाले का तो हमने खुद फोटो उसमें गैलरी में खींची, उसके बाद उसमें अपलोड की थी। फोटो क्या की थी? सर पहले फोटो की। फोटो हमने खींची थी, उसके बाद अपनी अपलोड कॉपी। की थी। हाँ, तो ऐसे सोशल साइंस का भी करना। तो यस जैसे सर। जैसे ये मैथ का आपने किया था, तो वैसे यस ही सर। सोशल साइंस का भी हो जाएगा। यस सर। सिस्टम करने का तरीका तो एक ही तरह का होगा ना सबका? सर हम्म हमने वैसे किया था, हमने इसमें किया था। कैसे? उसी पर? यस सर। तो उस पे कैसे जाएगा? नहीं, वैसे नहीं जा पाएगा, फिर चेक कैसे होगा? तो भी सर कैसे करेंगे। कॉपी पे कर लीजिए, फिर उसकी जो नहीं सर फोटो। हमने कॉपी पे किया था। फिर फोटो भेजी थी? सर जैसे हमने क्वेश्चन ये थे हम्म उसी को ऊपर किया था तो उसमें नीचे आ रहा था वो चूज द फाइल, फिर उसमें हमने क्लिक किया तो उसमें कैमरा आया तो कैमरा को हमने ऑन किया तो सर हम्म फोटो खींच के फिर हमने उस सही का निशान आया तो उस पर क्लिक करके तब चला गया था। तो वो अपलोड हो गया था? ये सर हो तो गया तब पता नहीं अब क्या हुआ। ठीक है, फिर आज हम एक बार फिर से देख लेंगे।
ठीक है। हाँ, तो अच्छा, हम लोग पढ़ रहे थे किसान और काश्तकार, पढ़ रहे थे पाठ, है ना। यस सर। तो यस जैसे सर। किसान, किसान तो आप लोग जानते हो, लेकिन काश्तकार कौन होते हैं, मालूम है? हम्म, पता है कि नहीं? क्या सर? काश्तकार क्या होता है, काश्तकार? जैसे पाठ का नाम है ना किसान और काश्तकार, तो काश्तकार क्या होते हैं, कौन होते हैं काश्तकार? ये किताब में नहीं मिलेगा वैसे, इसका कहीं उत्तर नहीं लिखा है। हम हेडिंग, पार्ट की हेडिंग को पूछ रहे हैं। जैसे जो बड़े जो जमींदार और बड़े क्षेत्र के मालिक होते थे ज़मीनों के, जिनका बहुत सारा काम होता था, ठीक है, जिनके कार्यों को करने के लिए खूब सारे जो मजदूरों नौकरों की आवश्यकता होती है सब में, तो जो बड़े जमींदार के रूप में होते हैं, ठीक है, वो काश्तकार कहलाते हैं थे। ठीक है। यस। अच्छा, इंग्लैंड में आधुनिक खेती जो शुरू हुई, वो कब शुरू हुई? हाँ, 1830 के आसपास ना, 30-31 में। अच्छा, ये बताओ, आधुनिक जो मशीनें, आधुनिक खेती हुई और आधुनिक मशीनें बनी, तो उस वहाँ इंग्लैंड के किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा? हम्म, सर जब वहाँ पे मशीनें बनने लगी तो वहाँ के जो हम्म, मजदूर थे उनको अपने हम्म, जीवन यापन के लिए हम्म, वो रुपए उपए नहीं मिलते थे, जिससे उनका हम्म। जीवन वो लोग कैसे बिताते, इसलिए वो लोग गुस्से में आके वो जो जिससे मशीनों से काम किया करते थे उन्हें तोड़ने लगे। हाँ, और और सर धमकी भरे पत्र भिजवाते थे जो लोग मशीनों का प्रयोग किया करते थे अपनी खेती में। अच्छा, तो और वहाँ पर सर लोग पहले, अच्छा, वहाँ जो पहले लोग खेती करते थे, तो किस प्रकार की खेती होती थी? साझा खेती होती थी ना, जिसे कॉमन्स बोला गया, ठीक है। तो कॉमन्स खेती होती थी खुले, तो उसमें जो किसान और जो मूल जो थे, वो खुले खेतों में अपने यहाँ स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करते थे, ठीक है। और जो उनमें साल में एक बार सभाएं होती थीं, और उसे आपस में ज़मीन मतलब हर व्यक्ति के नाम पर आवंटित कर दी जाती थी, तो वो उनके द्वारा कृषि करते थे, और जंगलों के से जलावन के लिए लकड़ी इत्यादि ले लेते थे, ठीक है। और चारागाहों में अपने पशुओं को चरा लेते थे, खुले चारागाहों में, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो अनाज के उत्पादन में वृद्धि के लिए जो किसान थे, सबसे पहले तो हुआ ऊन, ऊन की मांग बढ़ी। तो ऊन की मांग बढ़ने के कारण जो वहाँ के जमींदार लोग थे, भूस्वामी लोग थे, तो उन लोगों ने चारागाहों में को बाड़बंदी कर लिया, मतलब जो चारागाह अच्छे थे, तो उनको बाड़बंदी के द्वारा घेर करके अपने ज़मीन पर भेड़ों को चराने लगे, जिससे भेड़ के द्वारा ऊन उत्पादन में वृद्धि हो गई, है ना। वे अधिक से अधिक धन कमाना चाहते थे। फिर बाढ़ बंद जो व्यवस्था थी, वो 1750 से 1850 के बीच में काफ़ी ज़्यादा हो गई, 60 लाख एकड़ के ज़मीन के बीच में। और उसको राजनीतिक ब्रिटेन की जो संसद थी,
उसने भी उसे कानूनी तौर पर मान्यता दे दी। इस तरह से जो खुला खेत था, जो खुला चारागाह था, वो बाड़बंदी के रूप में घिर आ गया और बाड़बंदी प्रथा भी चालू हो गई। ठीक है। फिर अनाज की मांग बढ़ने लगी जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध के बाद। ठीक है। तो और जनसंख्या भी वृद्धि होने लगी, तो अनाज की मांग ज़्यादा होने लगी। तो अनाज की मांग के कारण जो वहाँ के किसान थे, ठीक है, जो वहाँ के किसान थे, उन लोगों ने अनाज उत्पादन पर ज़्यादा जोर देने लगे। फिर उन लोगों ने अनाज उत्पादन के लिए अपने जो बाड़बंदी क्षेत्र थे उसमें अन्न उत्पादन के लिए अन्न उत्पादन करने लगे। फिर किसानों में क्या हुआ, जब ये मेड़बंदी हो गई वगैरह, तो जो छोटे किसान थे और जो कच्ची बस्तियों झोपड़ियों में रहते थे, उन्हें उन भूमि स्वामियों ने वहाँ से भगा दिया। ठीक है, निकाल दिया गया। तो उससे जो वो किसान थे वे और निर्धनता के जीवन यापन करने लगे, और जो बाड़बंदी के कारण जो उन्हें जलावन जैसी लकड़ियाँ, छोटे छोटे जानवरों के शिकार करके जो अपना पेट पालते थे, उन सब की समस्या बढ़ गई। अच्छा, ब्रिटेन के लोग फसल जो उत्पादित करते थे, तो उन्होंने शलजम की खेती करना क्यों चालू कर दिया। शलजम और तिपतिया, ठीक है, शलजम और तिपतिया नाम के घास जो होती थी वो उगाना चालू करा। क्यों, आपको सर पता क्योंकि है? उससे जमीन में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती जा रही थी। हाँ, तो शलजम और तिपतिया से भूमि की जो है नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती थी, उससे उर्वरा शक्ति में वृद्धि हो जाती थी। तो उस तरह, क्योंकि एक ही क्षेत्र पर अधिक समय तक कृषि करने से भूमि की उर्वरा शक्ति धीरे धीरे कम हो जाती थी। ठीक है, तो उस उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए वे लोग शलजम और तिपतिया घास उगाने लगे। जो तिपतिया घास था, शलजम था, पशुओं के लिए चारा के लिए भी इस्तेमाल हो जाता था, पशु से बहुत अच्छी तरह से खाते भी थे। तो इस तरह से उन्होंने भूमि में सुधार किया और कई तरह से भूमि सुधार की प्रक्रिया ने प्रारंभ करी। अच्छा, लेकिन बाड़बंदियों से और फिर थ्रेशर मशीन का आगमन हो गया। ठीक है, 1831 में थ्रेशर मशीन, 30-31 में थ्रेशर मशीन जो आई, उससे गांव के जो मजदूर थे वो और बेरोजगार हो गए, क्योंकि उसके थ्रेशर मशीन के दो लाभ थे, दो कारण थे। एक लाभ था, लाभ का कारण ये है कि थ्रेशर मशीन से जो जमींदार लोग थे वो अधिक से अधिक एकड़ ज़मीन को, जो है बहुत सारे मजदूर मिलकर के कार्य करते थे, वे उनसे कुछ ही समय में पूरा हो जाता था। विश्व युद्ध के कारण मजदूरों की संख्या कम हो गई थी, तो मजदूरों की संख्या के कम होने के कारण उन्होंने ये मशीनों का उपयोग प्रारंभ कर दिया। लेकिन उसके बाद ये मशीनें जब ज़मींदार लोग इस्तेमाल करने लगे तो मज़दूर बेरोज़गार हो गए, उनमें भुखमरी जैसी समस्या हो गई, रोज़गार कम मिलने लगे। ठीक है, इस तरह से मज़दूरों की स्थिति जो थी वो और दयनीय हो गई। और जो स्थायी मज़दूर थे, तो भूस्वामियों के लिए
पूरे जीवन भर मतलब उन्हीं की देखभाल करते थे, उन्हीं के पास रहते थे और वो लोग उन्हें भोजन इत्यादि सेवा के बदले में दिया करते थे। तो उन्होंने भी क्या किया, मज़दूरों को दिहाड़ी पर रख दिया और उन्हें दिहाड़ी निश्चित कर दी गई। तो धीरे धीरे वो दिहाड़ी भी कम मूल्य हो गए दिहाड़ी के, तो उससे उनकी आय और अस्थिर रोजगार हो गया। तो उसकी समस्या से जो मजदूर और ग्रसित हो गए थे। उसी समय कैप्टन स्विंग नाम के व्यक्ति का एक पत्र इन जमींदारों को मिलता था जो मशीनों के खिलाफ थे, और उस पत्र के माध्यम से जो जमींदार लोग होते थे उन्हें मशीनों के उपयोग करने की मनाही की चेतावनी दी जाती थी। यदि वे ऐसा नहीं करते थे तो उनके दल के लोग वहां जाकर के उनकी मशीनें तोड़ देते थे। ठीक है। फिर औपनिवेशिक जो दक्षिण अफ्रीका है, तो दक्षिण अफ्रीका में अमेरिका में भी इस प्रकार की साझा एकड़ जो ज़मीन वहाँ तो नहीं थी, लेकिन वहाँ जो मूल निवासी थे अमेरिका के अश्वेत मूल निवासी, जहाँ से औपनिवेशिक जो श्वेत लोग थे वो अफ्रीका के पूर्वी तट पर गए और पूर्वी तट पर उन्होंने अपना उपनिवेश स्थापित किया। धीरे धीरे वे वहाँ कृषि करने लगे और कृषि विस्तार को उन्होंने पूर्व दिशा से पश्चिम की ओर आगे बढ़ते गए। इसके दौरान वहाँ के जो मूल निवासी थे, अश्वेत मूल निवासी थे, तो श्वेत लोगों ने उन्हें युद्ध के द्वारा या प्रताड़ना के द्वारा, ठीक है, उन्हें वहाँ से हटा दिया और उनके जो भूभाग थे उन पर धीरे धीरे कब्जा करने लगे और वे पश्चिम की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। इसी दौरान अश्वेतों ने अमेरिका में जो कबीलाई समुदाय थे उनको हाशिए पर ढकेल दिया। ठीक है। इस तरह से वहाँ अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे थॉमस जेफरसन, वो राष्ट्रपति बने 1800 में। तो उन्होंने श्वेतों को पठारी में जाकर बसने के लिए मतलब कानूनी वो अधिकार प्रदान कर दिए। उन्होंने अनूप जाने के लिए प्रोत्साहित किया। तो श्वेत लोगों ने वहाँ पर अनूप जाने के लिए आगे पठारी और घासीय मैदानों में की तरफ बढ़े और अपने तकनीकी विस्तार करने लगे। लेकिन जो अमेरिका के कई ऐसे क्षेत्र थे जो एक समान नहीं थे, कहीं पर पठारी भाग था तो कहीं रेतीले भूग थे, तो इसके लिए उन्होंने भूमि विस्तार करने के लिए घास के मैदानों को उखाड़ दिया, जंगलों को काट दिया। ठीक है। तो और बड़े बड़े खेत बना लिए जिसमें कि गेहूं और मक्का की खेती करने लगे और उसे बाड़े में घेर लिया गया। कई एकड़ ज़मीनों को वे मशीनों के द्वारा, जैसे मशीनरी, हल, फसल काटने की मशीन, ठीक है, इत्यादि मशीनों के द्वारा वो कई एकड़ ज़मीनों को आसानी से काट लेते थे। तो जो अश्वेत लोग मजदूरी करते थे वो भी उनकी वहाँ से वो वंचित हो गए, मजदूरी भी उनसे छूट गई। ठीक है। इस तरह से गेहूं उत्पादन में श्वेतों का एक अधिकार हो गया और वहाँ के जो मूल निवासी, अमेरिका के जो मूल निवासी थे अश्वेत लोग, तो वो बेरोजगारी और निर्धनता जैसे जीवन में जीने लगे। इसी तरह से वहाँ पर उनके जो राष्ट्रपति थे विल्सन, उन्होंने एक नारा दिया, खूब
गेहूँ उपजाओ और गेहूँ ही हमें जंग जिताएगा। क्योंकि जो यूरोप में महामंदी वगैरह चल रही थी, यूरोप में क्या कहते हैं, युद्ध के कारण, विश्व युद्ध के कारण जो आर्थिक स्थिति सबकी गड़बड़ थी, तो गेहूँ के द्वारा आय का साधन देखा जा रहा था। इसलिए गेहूँ उपजाने पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा था। 1910 में अमेरिका ने 4.5 करोड़ एकड़ ज़मीन पर गेहूं की खेती की थी, जो 9 साल में बढ़कर के 7.4 करोड़ एकड़ ज़मीन हो गई, जो पूरे करीबन 65% फसल ज़्यादा हुई। इस तरह से अमेरिका में गेहूं की वृद्धि हो गई। लेकिन जो विश्व युद्ध के बाद जब गेहूं अधिक मात्रा में होने लगा, तो महामंदी का दौर चालू हो गया। गेहूं गेहूं के स्टॉकों में सड़ने लगा। लोग गेहूं के दाम जो है लागत से भी कम हो गए। गेहूं को लोग पशुओं के चारा के रूप में इस्तेमाल करने लगे। इससे वहाँ पर मंदी का दौर चालू हुआ। ठीक है। जो अमेरिका की गरीब जनता थी, ठीक है, तो जो गरीब किसान थे वो ज़्यादातर मशीनों ने उन्हें ज़्यादा बर्बाद कर दिया। सारे किसान मशीनों को इस उम्मीद से खरीदा था कि गेहूं के दाम पहले जैसे बने रहेंगे। लेकिन जब बैंक आसानी से ऋण भी दे देते थे और ऋण चुकाना जो था उन किसानों के लिए वो मुश्किल हो जाता था। ठीक है, ऋण अदा ना करने पाने पर किसानों को अपनी ज़मीन से हाथ भी धोना पड़ता था। फिर काम के नए तलाश में फिर उन्हें इधर उधर भटकना पड़ता था। ठीक है। तो महायुद्ध के उपरांत जो गेहूं की जो मूल्यों में कमी हुई, ठीक है, जो मज़दूर वापस आए और फिर उनको जो गेहूं के दाम गिरने से बाज़ार में जो आयात थी वह ढह गई। ठीक है, महामंदी का जिक्र होने लगा। फिर जो एक और प्राकृतिक आपदा आने लगी, जहाँ पर बोला गया रोटी की टोकरी। ठीक है, रोटी की टोकरी जो था वो रेत का कटोरे में बदल गया। मतलब पर्यावरण से छेड़छाड़ करने के कारण, वन काटने, चारागाह काटने के कारण जो वहाँ पर असंतुलन की समस्या हो गई। 1930 में दक्षिण के मैदानों में काफ़ी रेतीले तूफान आने लगे। ठीक है, और जो 7,000 से 8,000 फीट की ऊंचाई तक ये रेतीले तूफान चारों तरफ क्या करते थे, तबाही मचा दिए। लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। जो जीव जंतु थे, पक्षी, ये सभी जो रेत के इस तूफानों से मरने लगे। ठीक है, और पूरा जो अमेरिका का पश्चिमी क्षेत्र है वो पूरा रेत से ढक गया। तो ये सब कारण हुआ पर्यावरण के परिवर्तन के कारण। क्योंकि जंगलों के काटने से जो वहाँ सूखा पड़ने लगा और बारिश ना होने के कारण जो वहाँ का तापमान बढ़ गया। रेत ये सामान तूफान काले बहुत ही खतरनाक होने लगे। विशाल हिस्से में लगातार खेती करने के कारण भी ज़मीन की ऊपरी जो परत थी वो काफ़ी हद तक टूट गई थी। ठीक है, और घास का नामो निशान नहीं था। तो रेतीले तूफान इसी असंतुलन से पैदा हुए थे। जो पर्यावरण असंतुलन हुआ उसी से ये रेतीले तूफान पैदा हुए।
और रेत के विशाल कटोरे में बदल गया। तो जो पूरा उत्तरी क्षेत्र, पश्चिमी पूर्वी क्षेत्र है, वो पूरा रेत से ढक गया तूफान। ठीक है। तो प्रवासी जो थे, औपनिवेशिक लोग, उनको ऐसा लगता था कि सारा जमीन पे कब्जा कर लेंगे, गेहूं लहलहाती फसल में बदल जाएगी और खूब आमदनी होगी। लेकिन यह पर उनको शीघ्र ये समझ में आ गया कि पर्यावरण के संतुलन का सम्मान करना कितना जरूरी है। अगर व्यक्ति पर्यावरण संतुलन नहीं करेगा तो किस प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। अभी जैसे आपने ये जो महामारी है, तो महामारी को भी पर्यावरण का रूप दिया जाता है ना, कि पर्यावरण असंतुलन के कारण ही इस प्रकार की महामारी आती है। और जैसे आपने पढ़ा था मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता के बारे में भी पढ़ा था कि वो आखिर नगर क्यों समाप्त हो गए। ठीक है, आखिर इतने सारे लोग अचानक कहाँ चले गए। तो किसी ने कहा प्राकृतिक आपदा, सूखा, बाढ़, ठीक है, तो इत्यादि के कारण लोग नष्ट हो गए होंगे। ठीक है। तो इस तरह से क्योंकि उन्होंने नगरीय जीवन जिया था, मोहनजोदड़ो वगैरह के लोगों ने, तो नगरों के लिए जब निर्माण होता है, जितना नगरों का विकास होता है, तो क्या होता है, वन, घास स्थल, मैदान जो हैं, वो सब क्या है, धीरे धीरे एक स्थान से दूसरे स्थान मतलब करते जाते हैं, उनका प्रहास होता है और उससे असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है। ठीक है। आप क्या अपने आसपास जैसे देखते होंगे, कृषि योग्य भूमि पर लोग बेच दिए हैं, या मिट्टी का खनन किया जाता है। ठीक है। और उसमें उपजाऊ भूमि पर लोग कारखाने बना रहे हैं ना? तो इस प्रकार से जो प्रकृति हैं, उनका दोहन होने लगता है। तो जो कोई ना कोई प्राकृतिक आपदा के रूप में फिर वो दिखाई देने लगता है। फिर है भारतीय किसान। ठीक है, भारतीय किसान अफीम की खेती क्यों करने लगे। तो भारतीय जो किसान थे, वे अफीम की खेती क्यों करते थे। क्योंकि जो पुर्तगाली लोग थे, यूरोपीय लोग थे, वो चाय जो है चीन से चाय का आयात करते थे और इंग्लैंड के बाज़ारों में भी खूब चाय की मांग थी। तो इंग्लैंड के जो लोग व्यापारी थे, वो चीन से जो चाय खरीदते थे, वो चांदी के बदले में चांदी के सिक्कों को दे करके चाय को लेते थे। अब इतनी कीमती चीज़ धातु देने से वो राज भी करते थे, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा साधन ढूंढना चाहते थे कि जो चीन से बिना आयात के उन्हें मिल सके। लेकिन चीन के जो शासक थे, मंचू मंचू नाम शासक थे, वो विदेशी व्यापारियों को संदेह की दृष्टि से देखते थे। उन शासकों को ये भय रहता था कि अगर व्यापारी उनके क्षेत्र में आएंगे तो वो राजनीति में हस्तक्षेप करेंगे, उससे शासकों की सत्ता में अड़ंगा लगाएंगे। और इसलिए जो वहाँ के शासक थे, वे वहाँ उन व्यापारियों के लिए अपने यहाँ कोई भी ऐसी व्यापारिक चीज़ों के रास्ते नहीं खोलना चाहते थे। ठीक है। तो इन यूरोपीय लोगों ने चीन में क्या किया कि चीन में चाय के बदले ऐसा कुछ आयात देना चाहते थे कि जिससे कि आमदनी मिल सके चीन से, और उन आमदनी के द्वारा ही चाय चीन से खरीदी जा सके। तो उन लोगों ने वहाँ पर अफीम को औषधि के रूप में जो देखा जाता था,
चीन में चोरी छिपे भेजने लगे। अवैध रूप से वो चीन में धीरे धीरे प्रसार करने लगा। चीन के लोग अफीम के व्यापार करना शुरू कर दिए। वहाँ के लोग जो थे वो अफीम के लती हो गए और चीन के लोग जो अफीम की मांग बढ़ने लगी। इस तरह से फिर यूरोप व्यापारियों ने अपने अपने क्षेत्रों में अफीम की खेती को बढ़ावा दिया। अंग्रेज़ों ने भारत में बंगाल को जब जीता, जब बंगाल प्लासी के युद्ध में जब बंगाल को जीता तो उन्होंने अफीम की खेती शुरू की। तो भारत में जो बंगाल के बंदरगाह थे वो अफीम के निर्यातक बन गए। ठीक है, उन क्षेत्रों में उपजाऊ, क्योंकि अफीम के लिए उपजाऊ ज़मीन की आवश्यकता होती थी, तो वो यहाँ के किसानों को अफीम की खेती के लिए मजबूर करने लगे और अफीम की खेती की जो जमींदारी थी, आवंटन था, वो वहाँ के छोटे किसानों को देने लगे। तो किसान भी लेकिन अफीम की खेती जो है करने से कतराते थे, क्योंकि उनके साथ जो अनुबंध होता था उसके द्वारा वे वहाँ पर फिर धान की खेती नहीं कर पाते थे। अफीम की खेती करने के बाद जो उनको लागत मिलती थी वो वहाँ उनके एजेंटों के द्वारा जो तय की जाती थी वो बहुत कम लागत थी। ठीक है, और ना ही वे अफीम को क्या कहते हैं, अफीम को दूसरे क्षेत्रों में बो सकते थे और ना ही वह अफीम की फसल को कहीं और जा कर के बेच सकते थे। ठीक है, इस तरह से जो अनुबंध होता था तो इसमें उनकी जो अनाज की कृषि होती थी वो नहीं हो पाती थी। और जो उन्होंने किसान जो इसके एजेंट होते थे वे किसानों को नगद एडवांस में रकम देते थे। और जैसे बंगाल है, बिहार है, इन क्षेत्रों में अफीम की खेती को प्रोत्साहित करने लगे। वे किसानों को एडवांस में धन देने लगे, जिससे कि वे किसान जो भुखमरी इत्यादि से जी रहे थे तो उन्हें कुछ उसमें सुविधाएं मिल जाती थी, वे अपनी ज़रूरत की चीज़ों को खरीद पाते थे। ठीक है, इसलिए वो इन एजेंटों के साथ कि अफीम की खेती करने के लिए अनुबंधित हो जाते थे। ठीक है, फिर और इस तरह से वे सरकार के या एजेंटों के बंधुआ मजदूर बन जाते थे, जो जब तक उनकी जो सालाना रकम ली होती थी उसके सालाना तौर पर वे उनको अफीम की ही खेती करनी पड़ती थी मजबूरन। तो भारत में अफीम की खेती इस तरह से बढ़ने लगी और इन अफीमों को ब्रिटिश सरकार चीन में अधिक दामों पर बेचती थी। उनके एजेंट, उनके व्यापारी अधिक दामों में बेचते थे और काफ़ी अधिक धन कमाते थे। और अब उनको जो धन है, जो आय होती थी, उसी आय से वे चाय चीन से चाय खरीदने लगते थे। अब उन्हें चाय खरीदने के लिए चांदी के रुपयों को नहीं देना पड़ता था। इस तरह से किसान जो ब्रिटिश को राजस्व की और आमदनी भी बढ़ गई। लेकिन जो अफीम था भारत में बंगाल और इत्यादि क्षेत्र, बंगाल बिहार क्षेत्रों में जो है पूर्व, तो इन क्षेत्रों में जो किसानों से ज़्यादा अधिक दाम जो है अन्य मध्य भारत और पश्चिमी भारत की ओर जो है के क्षेत्रों में अफीम की कृषि करने वाले लोगों को अधिक दाम मिलता था।
जो राज्य अंग्रेज़ों के नियंत्रण में नहीं थे। उन क्षेत्रों में भी अफ़ीम की खेती होने लगी। वहाँ के जो व्यापारी थे, एजेंट थे, वे किसानों को अधिक दाम दे करके उनसे अफ़ीम लेने लगे। तो इस समस्या को निपटने के लिए अंग्रेज़ों ने उन क्षेत्रों में विरोध किया और उन राजाओं और से संपर्क किया, या उन क्षेत्रों में उन्होंने खुद अधिकार कर लिए। ठीक है। अब आपका प्रश्न अभ्यास प्रश्न है कि इंग्लैंड में बाड़बंदी आंदोलन के कारणों की संक्षेप में व्याख्या करो। ठीक है, जो इंग्लैंड में बाड़बंदी हुआ उसका संक्षेप में व्याख्या कीजिए। तो बाड़बंदी के बारे में आप थोड़ा बता सकते हैं? बताइए ज़रा। हेलो। हेलो। यस सर। हम्म। हेलो, बताइए थोड़ा। इंग्लैंड में जो बाड़बंदी हुआ था तो उसके बारे में थोड़ा संक्षेप में बताइए। इंग्लैंड में बाड़बंदी का क्या प्रभाव हुआ? अच्छा ये बताओ, वहाँ के छोटे किसानों का क्या प्रभाव हुआ? हेलो। सर यस बाड़ाबंदी सर। वाला सर, हम्म। सर जो गरीब किसान थे, हम्म। जैसे बड़े लोग जो थे, उन्होंने जंगलों या फिर खेतों में बाड़ाबंदी नहीं की थी। इससे उनकी पूरी खेती नहीं थी, वहाँ पे छोटे हम्म। किसान जा सकते थे। लेकिन जब उन्होंने बाड़ाबंदी कर दी तो वहाँ पर ना छोटे किसान जाकर अपने जानवरों को चरा सकते हम्म। थे, ना जलावन की लकड़ियों को बटोर सकते थे, हम्म। और ना ही वो सेब या कंदमूल के बीज बन सकते थे। इससे उनकी पूरी संपत्ति सिर्फ उनके बड़े किसानों की थी सर, जिससे उनके जीवन यापन में बहुत कठिनाइयां आती थी। ठीक है। अच्छा, थ्रेसिंग मशीन का विरोध क्यों कर रहे थे इंग्लैंड के किसान? सर थ्रेसिंग मशीन का विरोध इसलिए कर रहे थे क्योंकि सर मजदूरों को खेत में मजदूरी करने से तो जो मजदूरी मिलती थी अब वो नहीं मिलती थी, और जिससे उनके जीवन यापन में भी कठिनाइयां आने लगती थी, जिससे उन्होंने थ्रेसिंग मशीनों को तोड़ना शुरू कर दिया और धमकी भरे पत्र भेजने लगे थे कि अपनी मशीनें खुद तोड़ दो वरना हमारे आदमी आके तोड़ देंगे। जिससे जो बड़े किसान थे वो अपनी मशीनें खुद तोड़ने लगे थे और फिर से मजदूर काम करने लगे थे अपने खेतों में। ठीक है। अच्छा, कैप्टन स्विंग कौन था? सर ये एक झूठा नाम था, सिर्फ लोगों को डराने के लिए लिखा जाता था। हम्म। और ये किस चीज़ का प्रतिनिधित्व करता था?
अच्छा, अगला प्रश्न बताओ। अमेरिका पर नए आप्रवासी के पश्चिम प्रसार का प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ा? अमेरिका पर अप्रवासी के पश्चिमी प्रसार का क्या प्रभाव पड़ा? हम्म। हेलो। सर वहाँ पे सर अमेरिका जो में हाँ, बताओ बताओ, ठीक। हाँ। सर वहाँ पे जो जंगल थे सर, हाँ उनको हाँ। जंगल या वो हम्म। चरावा वहाँ पे सर काट करके वहाँ पे खेती करने लगे थे जंगलों के हम्म। साथ। और सर उनके चार, सर फिर से बता रहे हैं ठीक ठीक, हाँ बताओ आप। सर, उन्होंने जंगलों को काट कर और जला कर या फिर पेड़ों को उखाड़ कर वहाँ की जमीन को साफ करके वहाँ पे लकड़ी के घर बना दिए। और उन्होंने जंगलों में खेत बना दिए, उसके चारों ओर बाड़ लगा दी और वहाँ पे सर जमीन को जोत के मक्का और गेहूं बोने लगे। अच्छा, ठीक है। और अच्छा, जो आठवां देखो अभी आज प्रश्न है। अंग्रेज अफीम की खेती करने के लिए भारतीय किसानों पर क्यों दबाव डाल रहे थे? सर क्योंकि वो जो भारतीय लोग थे वो चीन के साथ चाय का व्यापार जारी रखने के लिए। हम्म। और और सर इंग्लैंड में चाय बहुत हम्म। प्रसिद्ध थी, हम्म। लेकिन जो इंग्लैंड थी उसके पास चाय यानी कि चीन से चाय खरीदने के लिए रुपए नहीं थे और हम्म। जितना था खजाना उसकी हानि भी हुई। ठीक। और इसलिए सर वो भारतीयों पर अफीम उगाने के लिए दबाव डाल रहे थे। ठीक है। अच्छा, भारत के किसान जो है अफीम की खेती क्यों नहीं करना चाहते थे? सर ये जो अफीम थी इसे सबसे अच्छी मिट्टी पे उगाना पड़ता था जहाँ पर हम्म। दालें उगाई जाती थी, लेकिन वहाँ पर हम्म। अफीम पैदा करने से वहाँ पे दालें नहीं हो सकती थी और वहाँ की जो फसल थी उसमें उर्वरक शक्ति बहुत कम हो जाती थी। हाँ, ठीक। हाँ, और सर ये बहुत से बात। किसानों के पास जो थे उनके पास जमीनें भी थी और उनको जमींदारों से वो जमीनें वही लोन टाइप पे लेनी पड़ती थी। जब खरीद लेते थे तो सर उन्हें बैंक से लोन मिल जाता था। फिर अगर वो लोग लोन नहीं जमा कर पाते थे तो उन्हें अपनी जमीन से हाथ धोना पड़ता था। सर कुछ नहीं कर पाते थे। ठीक। अच्छा, ये पार्ट आपको अब तो समझ में आ गया होगा, यस सर। है ना? अच्छा, ठीक है। और हमने होमवर्क आपको भेजा था, ठीक है? वो आपने करा? सर अच्छा, अपने ग्रुप में भी जो कुछ है क्वेश्चन भेजे थे वो पढ़े थे कि कौन कौन से क्वेश्चन थे? यस सर। हाँ, तो उसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस छः थे, ज़्यादा बड़े नहीं थे। तो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। चीन में अफीम के व्यापार की शुरुआत किस देश ने की? ठीक है, तो किसने की थी? यस सर।
आपको इसका आंसर मालूम है? चीन में अफीम के व्यापार की शुरुआत किस देश ने की थी? अफीम की शुरुआत सर पुर्तगालियों ने। भारत में। पुर्तगाली पुर्तगालियों ने। ठीक है, वैसे पुर्तगाली नहीं होंगे वैसे। अफीम के लिए तो अंग्रेज़, क्योंकि अगर भारत के हाँ ठीक है, पुर्तगालियों ने की थी और फिर उसके बाद अंग्रेज़ों ने, जो यहाँ भारत पर क्या कहते हैं, बंगाल बिहार क्षेत्रों में अफीम की खेती करने लगे। तो इनके जो व्यापारी थे वे अधिक मात्रा में अफीम को चीन में बेचने लगे थे। अगला प्रश्न है, अंग्रेज चीन व्यापारियों को चाय का मूल किस रूप में देते थे? तो अंग्रेज लोग जब चाय खरीदते थे तो चीन को क्या देते थे? सर अफीम। नहीं बेटा, चांदी के सिक्के देते थे। चांदी के सिक्के। अंग्रेज लोग यस चांदी सर। के सिक्के दे करके चाय देते थे पहले, अफीम के पहले। ठीक है। विश्व के किस देश की विश्व के किस देश को रोटी के टोकरी कहा जाता है? रोटी का टोकरी कहा जाता है। सर इंग्लैंड। है बेटा? इंग्लैंड। रोटी, रोटी का। सर अमेरिका। सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ उत्पादित किया गया? अमेरिका में। ठीक है। यस सर। अच्छा, फिर अगला प्रश्न क्या है? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? कब हुआ था प्लासी का युद्ध? 1757 में। हाँ बिल्कुल सही, 1757 में। और अगला प्रश्न, फसल कटाई की पहली मशीन किसने बनाई? हाँ तो फसल की काटने वाली मशीन किसने बनाई थी? सर नेपोलियन। एक साइरस मैकार्मिक नाम के व्यक्ति ने बनाई थी। किसने बनाई थी? साइरस मैकार्मिक ने 1831 में। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? अमेरिका का कौन सा प्रदेश गेहूं का कटोरा बना? हाँ, कौन सा देश? कौन सा? कश्मीर। कश्मीर सर आपकी आवाज कट रही है। हाँ। हेलो, अब यस सर अब आ रही है। तो जो घास के जो मैदान थे पश्चिमी क्षेत्र में ज़्यादा थे। ठीक है, तो उन क्षेत्रों में ज़्यादा गेहूँ उत्पादित किया गया था। ठीक है, तो ये पार्ट आपका समाप्त हो गया। अच्छा, इसके बाद आपकी किताब में कौन सा पार्ट है, उसका नाम बता दीजिए। सर इतिहास और खेल क्रिकेट की कहानी। अच्छा, क्रिकेट। यस सर। ठीक है, ठीक है। फिर इसके बाद एक और होगा, पहनावा। फिर चलो ठीक है, तो ये यस सर पहनावे का सामाजिक इतिहास। मेरे ख्याल से इनमें से
एक पहनावा वाला शायद हट चुका था, जो नई किताब आई थी इस साल, पिछले साल जो है इस बार। ठीक है, लेकिन देख लिया जाएगा। चलो अच्छा, कोई बात नहीं। तो आप लोग जो आंसर आप लोगों ने नहीं किए हैं, ठीक यस है, सर। जो आंसर आप लोगों ने नहीं किए हैं वो कर लीजिएगा, और उसकी कॉपीज़ जो है वो भेज दीजिएगा आप। सर अगर इसको क्विज पोर्टल पे ना डाल के सर व्हाट्सएप नंबर पे भेज दे तो? एक मिनट, क्या कह रहे हो बेटा? सर जो आपने बोला कि इसके मतलब कि आंसर कॉपी में करके क्विज पोर्टल पर डालने पड़ेंगे, हाँ, तो सर उन्हें अगर व्हाट्सएप पे भेज दे तो? नहीं, वो स्कूल के उस पर ही भेजा जाएगा। वो काम चेक होगा कि आप बच्चे काम कर रहे हैं, टीचर कॉपी चेक कर रहे हैं, हम लोग को कॉपी भी चेक करना है ना वो। तो सर ठीक आप है, लोग जितना व्हाट्सएप पे पढ़े ना। और सबकी कॉपी बनानी है। हाँ, क्योंकि ये इसलिए हो रहा है कि बच्चे जो काम दिए जाते हैं, कुछ बच्चे काम नहीं करते हैं, है ना। तो यस सर। कौन बच्चे काम नहीं कर रहे हैं तो वो अब ये पता चल जाएगा। जो लोग उस पर अपना होमवर्क नहीं भेजेंगे तो ये रिकॉर्ड होता जाएगा कि इतने बच्चे काम नहीं कर रहे हैं। तो सर जब स्कूल खुल जाएंगे तब कॉपियां भी चेक होंगी क्या हम लोगों की? अब देखो, वो तो चेक हो ही जाएगी, लेकिन ये अभी प्रेजेंट टाइम का जो काम है ना, यस वो सर। चेक करा जाएगा। जैसे कि मान लो आप तो कर रहे हो, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होंगे जो करते ही नहीं होंगे, केवल बैठते होंगे, सुनते होंगे, बस ख़त्म, है ना। यस सर। और फिर और लिखते नहीं होंगे, तो इससे अब ऑनलाइन अभी ये कैसे पता चलेगा कि कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पढ़ाई का फिर कोई फ़ायदा नहीं, तो इसलिए सर स्कूल ये, कब खुलेंगे हाँ, हम लोग? है स्कूल कब सभी। खुलेंगे हम लोग? अब ये तो योगी साहब जी बताएंगे, क्योंकि जब सर तक अच्छे से सरकारी। बोल रहे थे कि 1 जुलाई से खुल सकते हैं। अब देखो, जैसी हालात होगी, अगर लोगों की जो मरीजों की संख्या कम हो जाएगी ना बेटा, तब यस तो सर। खुल जाएंगे। और नहीं तो अभी प्रशासन जो सरकार है जैसे आदेश देगी उसी के हिसाब से करना पड़ेगा। यस सर। इसलिए अभी कोई ये निश्चित नहीं है कि कब तक। जैसे आप चाह रहे हो जल्दी स्कूल खुल जाए, वैसे हम भी चाह रहे हैं जल्दी स्कूल खुल जाए, है ना। यस सर। तो इसलिए जब ये थोड़ा थोड़ा होमवर्क जो आपको दिया जा रहा है, ठीक है, तो कम से कम उसे लिखें, करें, ठीक है, और उसको भेजें। और जो लोग नहीं भेजेंगे, ठीक है, तो ये चीज़ जो है रिकॉर्ड होती जाएगी कि आप ये काम नहीं कर रहे हो। हाँ शक्ति, आप बताओ क्या कह रहे हो। शक्ति, आप क्या कह रहे हो। आपने हाँ हाथ ऊपर किया है, तो बताओ क्या कह रहे हो। शक्ति, सर शायद हो गया, वो धोखे से कर दिया होगा। अच्छा अच्छा, यस। ठीक है। ये काम कर रही हैं कि नहीं कर रही ने। अब ये पोर्टल पर जा कर के सभी को उस पर देखना है काम, और उससे कर लेना है, और उसकी फ़ोटो खींच करके भेज देनी है। यस सर। और ये सर जी भी देख रहे हैं वहाँ से सबका काम, टीचरों का भी और स्टूडेंट्स का भी। अश्विनी सर जो है वो सब वो काम देख रहे हैं, कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन कितना अटेंड कर रहा है, कौन नहीं अटेंड कर रहा है। ठीक है, यस सर। हाँ, ठीक है। और जो मोहन सर ने मैसेज भेजा था वो देखा आप लोगों ने। सर इंस्पायर अवार्ड का? हाँ, यस सर देखा है। तो उसके बारे में क्या सोचा सब लोग ने। पता नहीं सर।
क्यों टीचर से बात नहीं करके पूछा आपने? वो साइंस का अवार्ड है उसमें भेजा था ना सर ने, और उसमें तो कोई इसमें मॉडल्स वगैरह। ऑनलाइन फॉर्म भरवाया जा रहा है, तो क्या इसमें ऑनलाइन अवार्ड मिल जाएगा, ऑनलाइन प्रोजेक्ट भी जमा हो जाएगा? हाँ, तो जैसे क्या कहते हैं, आप कुछ बनाओगे मॉडल्स, ठीक है, यस सर। उसको वीडियो करके आपको भेजनी होगी, फिर वो वहाँ पर देखा जाएगा, तो उसी के हिसाब से जो रैंक बनेगी सबकी अपनी, वही वो रैंक होगी फिर। लेकिन वो इसमें लिखा था कि जो नेटवर्क वगैरह से देख करके नहीं बनाना है, ये लिखा था ना यस पढ़ा सर, होगा। अपने आप से बनाना है। कोई नया आइडिया किसी चीज़ पर, तो अपने साइंस के टीचर्स हैं, मोहन सर हैं, विनोद सर हैं, तो उनसे पूछ करके उसे कर लो अगर करना चाहते सर हो। यहाँ जब सामने बना नहीं पाते तो ऐसे नहीं आप बना। हाँ, तो अब समस्या ये होगी सामान की ना,